बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन, हम कहीं पिछले कहीं लेक्चर में किसी लेक्चर में किया था। तो कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन की जब बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है। पहला जो न्यूरॉन होता है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके आगे फिर साइनेप्टिक गैप आ जाते हैं और उससे अगला जो न्यूरॉन होता है वो होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो टर्मिनल बटन्स होते हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक होते हैं। वो जब टर्मिनल बटन्स ब्रेक होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर वहां से निकल कर साइनेप्टिक गैप में से होते हुए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनके ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन। आज हमने डिस्कस करना है यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाता है। दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन। आज हमने डिस्कस करना है कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन के अंदर ही मैसेज कैसे ट्रैवल करता है। क्योंकि देखिए मैसेज आया सेल बॉडी के अंदर आया, सेल बॉडी से फिर वो मैसेज ने एक्सोन के थ्रू टर्मिनल बटन्स तक जाना है। तो इसको हम कहते हैं जब मैसेज न्यूरॉन के अंदर मूव करता है, कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। एक बात याद रखिए, जब कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसमिशन होती है वो केमिकल होती है, केमिकल इन स्टेटस होती है। जबकि कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम सेल बॉडी टू द टर्मिनल बटन्स, वो जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केमिकल फॉर्म में यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में, और एक ही न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी से लेकर टर्मिनल बटन तक एक्सोन से होती हुई जब जाती है ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेल बॉडी टू टर्मिनल बटन्स थ्रू एक्सोन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। अब कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन पढ़ते हुए आपने दो तीन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है आपका। सबसे पहले तो याद रखें कि एक जब भी कम्युनिकेशन होती है तो उसमें जो एक सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम रोल प्ले करती है। सेल मेम्ब्रेन जिसके बाहर की जानब जब सेल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, अभी इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर रही, तो सॉरी तो मैं बात कर रहा था कि कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन में हमें तीन चार चीजों का जो है वो पता, लाइक हमें जो नॉलेज है वो जरूरी है। सबसे पहले तो याद रखिए कि जब इंफॉर्मेशन नहीं फ्लो कर रही होती तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की जानब पॉजिटिव चार्ज होता है और इन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। बाहर जो होते हैं वो सोडियम आयंस होते हैं, ये Na+, ठीक है, ये बाहर की जानब होंगे क्योंकि सोडियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बाहर चूंकि सोडियम है और बहुत ज्यादा मिकदार में है तो वहां पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अंदर जो है वो क्लोराइड और पोटाशियम है। पोटाशियम बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं होते जबकि उसकी निस्बत जो क्लोराइड होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए जो अंदर की जानब होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो बाहर की जानब पॉजिटिव चार्ज और अंदर की जानब जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। बाहर सोडियम के आयंस होंगे और अंदर पोटाशियम और क्लोराइड होगा। तो इस वक्त जो होगा सेल की जो मिलीवोल्ट होंगे वो होंगे -70। ये जो जगह है बेसिकली ये -70 पे सेल इस पोजीशन में होगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, उसमें एक बात याद रखें कि हमेशा ये नहीं होता कि जो सोडियम है वो बाहर ही रहेगा, पोटाशियम अंदर ही रहेगा। जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में होगा कुछ ना कुछ जो मेम्ब्रेन होती है उसमें लीकेज चैनल होते हैं। अब कुछ ना कोई सोडियम एक आध अंदर की तरफ चला आता है, एक आध क्लोरीन क्लोराइड बाहर की तरफ चला आता है, सोडियम अंदर बाहर, क्लोराइड कभी अंदर कुछ आगे मतलब उनके लीकेज चैनल के थ्रू। आप जिस तरह आपने देखा होगा ना कि पानी का पाइप है और उसमें अगर लीकेज होती है तो वो कतरे आहिस्ता 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 गिरते रहते हैं, लेकिन उस फ्लो से नहीं गिरते कि जब आपने पाइप खोल देना है या टैप खोल देनी है तो बहुत ज्यादा पानी आता है। बल्कि लीक अगर कहाँ से हो तो कहीं से भी लीकेज हो तो वहां से कतरे पानी के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरते रहते हैं। यही बिल्कुल सिचुएशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन में लीकेज चैनल होते हैं,
तो वो जो रेस्टिंग पोजीशन में भी इक्का दुक्का जो सोडियम पोटाशियम क्लोराइड अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो चार्ज होता है रेस्टिंग पोजीशन में वो बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिव बरकरार रहता है। अब फर्ज कर लें स्टिमुलस आ गया, लाइक स्टिमुलस कोई भी हिट किया, अब आप लाइक आपके हाथ पे कुछ सुई चुभी है, अब ये स्टिमुलस है, अब इंफॉर्मेशन आगे जानी है ब्रेन की तरफ। अब स्टिमुलस जो है वो जैसे ही लगा तो चार्ज जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, -70 से जो रेस्टिंग पोजीशन है वो डीपोलराइजेशन की जानब जाना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा उसमें चार, एक और मैं आपको चीज बता दूं कि 4 स्टेज मॉडल होता है बेसिकली। ये 4 स्टेज मॉडल कैसे होता है कि पहली स्टेज होती है रेस्टिंग पोटेंशियल, ये वाली जो यहाँ पर जो है सेल रेस्ट है, उसके बाद आ जाएगी डीपोलराइजेशन, फिर आ जाएगी एक्शन पोटेंशियल, फिर आ जाएगी हाइपरपोलराइजेशन। ठीक हो गया। अब होता क्या है, हाइपरपोलराइजेशन कह लें या आप इसको कह सकते हैं कि रीपोलराइजेशन, और उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन आएगी। खैर वो मैं आपको यहां से समझाता हूं। अब जब स्टिमुलस से पहले जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में है तो चार्ज होगा -70। अब स्टिमुलस आया, चार्ज हल्का हल्का नीचे की जानब आना शुरू हो गया और चार्ज आ गया -55 पर। जब चार्ज -55 पर आ गया तो सोडियम गेट यहां पर ओपन हो जाते हैं। सोडियम गेट जब भी चार्ज, जब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से पहले चार्ज -70 पे है, सेल जो है अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है, स्टिमुलस ने हिट किया, चार्ज डाउन होना शुरू हो गया और -55 पर डाउन हुआ। कैसे होना शुरू हो गया, सोडियम ज्यादा मिकदार में थोड़े और ज्यादा अंदर आना शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अब चार्ज जो है -55 पर पहुंच जाएगा। ये जो होती है ना बेसिकली, ये मैं आपको -70, ये इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है, ये उसकी जो है वो पावर है जो उसके अंदर मिली वोल्ट होते हैं। अब ये देखिए इनसाइड रेस्टिंग पोजीशन में इनसाइड माइनस है ना, तो यहाँ पर -70 है। अब जैसे ही स्टिमुलस आया, थोड़ा सा आयंस जो है वो ज्यादा मिकदार में अंदर आना शुरू हो गए। अब पॉजिटिव थे ना बाहर, जब पॉजिटिव अंदर आना शुरू हो गए कुछ ज्यादा मिकदार में, अभी बिल्कुल रश आउट नहीं हुए, रश इन नहीं हुए, अभी सोडियम गेट ओपन नहीं हुए, लेकिन थोड़े से ज्यादा रेस्टिंग पोजीशन की निस्बत कुछ ज्यादा सोडियम के आयन जो है वो अंदर आना शुरू हो गए। अब पॉजिटिव थे, जब अंदर आना शुरू हो गए तो नेगेटिव खत्म होना शुरू हो गया, नेगेटिव और कम हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा है पॉजिटिव वाला, अब वो अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज था इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सोडियम के आने की वजह से -55 पे आ गया। क्यों? क्योंकि अंदर पॉजिटिव आयन आ गए। अब जब -55 पे पहुंचेंगे तो यकदम जो होंगे वो सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के। जब सोडियम गेट ओपन होंगे तो बहुत ज्यादा मिकदार में सोडियम आयन अंदर की जानब आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये पीक पे चली जाएगी और ये माइनस कम होता 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 जब बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएंगे तो पॉजिटिव में, क्योंकि अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ये देखें दिस वन, ये यहाँ पे, अब यहाँ माइनस ने बाहर माइनस हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक जब सोडियम गेट ओपन हो गया, सोडियम बहुत ज्यादा मिकदार में अंदर आ गया, तो इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि सोडियम सारे के सारे अंदर आ गए। ठीक है, और बाहर जो छोटे मोटे क्लोराइड के आयंस थे, जिनकी वजह से जब सोडियम सारा पॉजिटिव अंदर आ गया तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि क्लोराइड के आयंस जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली और अंदर जो है वो सोडियम ने अपनी जगह बना ली, तो अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। अब यहां पर इस स्टेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। दिस वन, पोलराइजेशन क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, दो पोल बने हुए ना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो पोल जो है वो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा और दो हिस्से नहीं रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, जिस तरह होता है ना डीमोटिवेशन, मोटिवेशन कम हो जाना, इसी तरह डीपोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन कम हो जाना। तो पोलराइजेशन क्या थी, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज। जब स्टिमुलस आया तो बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, तो पोलराइजेशन तो खत्म हो गई, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के बाद फिर जब -30 पर पहुंचता है, पीक पे पहुंच गई एक्शन पोटेंशियल, अब ये इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और डीपोलराइजेशन का भी ये प्रोसेस है। ये डीपोलराइज हो रहा है ना, जैसे 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 सोडियम ज्यादा मिकदार में अंदर आता जा रहा है, तो वो पोल तो नहीं रहे, अब वो दो हिस्से तो नहीं रहे, अब वो तो अंदर आ गया, तो डीपोलराइज हो गया। -30 जब इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन
चार्ज जो है वो +30 पर पहुंच जाए यहां, तो क्या होगा, अब ये पीक है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल की, अब इसे आगे नहीं उसने जाना, और जो है वो मिली वोल्ट आगे प्लस की तरफ नहीं जाने, बल्कि अब वापस आना है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन गुजर गई है वहां से। अब यहां पर पहुंचकर क्या होता है, ये पीक एक्शन पोटेंशियल है, यहां पर सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं। सोडियम गेट जब क्लोज हो गए, चार्ज क्यों बढ़ रहा था, पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिकदार में सोडियम अंदर आई जा रहा था। अब जब +30 पे पहुंचे तो सोडियम गेट क्लोज हो गए, यानी कि मजीद अब सोडियम अंदर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है चार्ज वहीं का वहीं रह गया, +30 पे रह गया, 35 या 40 पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम गेट क्लोज हो गए, सोडियम ने अंदर आना खत्म कर दिया है। अब क्या होगा, यहां पर सोडियम गेट क्लोज हो गए, पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे। अब जब पोटाशियम गेट ओपन होंगे तो पोटाशियम में भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वक्त यहां पर ये पीक पर +30 पर इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव है, सॉरी आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव, इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा कि यहां पर सोडियम बंद हो गए गेट और पोटाशियम गेट ओपन हो गए। अब जब पोटाशियम गेट ओपन हो गए तो क्या हुआ, बाहर की जानब पॉजिटिव आयन जाना शुरू हो गया। अब बाहर चूंकि उस वक्त नेगेटिव चार्ज हुआ हुआ था, तो जब सोडियम गेट्स के क्लोज होते ही पोटाशियम गेट ओपन हो गया, तो अंदर जो पोटाशियम था पॉजिटिव जो एनर्जी वाला या पॉजिटिव जो साइन वाला, वो पावर वाला, वो बाहर की जानब जाना शुरू हो गया। जब बाहर की जानब जाना शुरू हो गया पॉजिटिव पोटाशियम की फॉर्म में, तो बाहर जो नेगेटिव चार्ज था वो दोबारा प्लस की जानब आना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, जब प्लस की बाहर दोबारा प्लस की जानब जाना शुरू हो गया और अंदर नेगेटिव, अब सोडियम जो कि था अंदर, पोटाशियम अंदर था, तो अंदर उसने सोडियम के साथ मिलकर पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ था, और बाहर की तरफ था नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम चार्ज जो सोडियम जब यहाँ पर +30 पर सोडियम गेट जो है वो क्लोज हो गए और पोटाशियम ओपन हो गए, तो अंदर से पोटाशियम बाहर की जानब जाना शुरू हो गया, जिससे अंदर की पावर पॉजिटिव की कम होना शुरू हो गई और वो दोबारा नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। जबकि बाहर जो नेगेटिव हो गया था वो पोटाशियम के जाने की वजह से वो भी पॉजिटिव हो गया, तो जो है वो मेम्ब्रेन, ये जो एक्शन पोटेंशियल स्पाइक है, ये नीचे की जानब आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब बाहर दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो गया और अंदर नेगेटिव होना शुरू हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन दोबारा बनना शुरू हो गई है। पोलराइजेशन यही थी ना कि बाहर रेस्टिंग पोजीशन में बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई। अब जब स्टिमुलस गुजर गया, इंफॉर्मेशन गुजर गई, मेम्ब्रेन ने अपनी असली हालत में दोबारा वापस आना है रेस्टिंग पोजीशन में, तो क्या होगा कि अब दोबारा रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि पोटाशियम आयन दोबारा बाहर जाना शुरू हो जाएंगे और बाहर फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ जैसे ही सोडियम गेट क्लोज हुए, यहाँ पर स्पाइक रुक गई, पोटाशियम गेट ओपन हुए, बाहर फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया, साथ ही जो है स्पाइक नीचे की जानब आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब अंदर फिर दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो गया, नेगेटिव होना शुरू हो गया तो स्पाइक नेगेटिव पे आ गई। इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। अब फिर वो दोबारा बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो -70 पे आ गया। लेकिन अब याद रखिए, जब उसने वापस आना है ना, तो -70 से भी नीचे चले जाना है, एक दफा नीचे जाके फिर ऊपर को उठती है स्पाइक। तो अब जब बहुत ज्यादा अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यानी ये देखें, ये -70 पे तो यहाँ होना चाहिए था ना, लेकिन स्पाइक यहाँ नीचे चली गई, और तो इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये नीचे से होकर दोबारा -70 पे आएगी। ठीक हो गया, ये नीचे से होके दोबारा -70 पे ऊपर की जानब आएगी। तो दिस इज एक्शन पोटेंशियल, बेसिकली दिस इज कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको 2-4 दफा वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लें। 3-4 चीजों का आपने ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट आयंस कौन से होते हैं? सोडियम के होता है, पोटाशियम का होता है, क्लोराइड होता है। 4 स्टेज मॉडल कौन सा होता है? पहले रेस्टिंग पोजीशन में होता है, फिर जो है स्टिमुलस आता है तो डीपोलराइजेशन हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल होता है। फिर जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे पहुंचता है तो सोडियम गेट जो है वो क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम ओपन हो जाते हैं। तो पोटाशियम जब ओपन होते हैं तो अंदर की जानब फिर नेगेटिव चार्ज और बाहर की जानब फिर पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह स्पाइक फिर नीचे की जानब आना शुरू हो जाती है। जब स्पाइक नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है तो उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि दोबारा पोल बनना शुरू हो गए हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। लेकिन अब 70 पे -70 पे रुकेगी नहीं, क्योंकि एक चीज जोर से आ रही हो तो वो फटाफट नीचे की जानब जाके दोबारा फिर ऊपर आएगी। तो क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन से दोबारा थोड़ा सा ऊपर आके जो है वो सेल अपनी पोजीशन में आ जाएगा -70 पे, मिली वोल्ट पे।
दिस इज कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जरा आसान तरीके से समझाऊं, लेकिन बहरहाल फिर भी मुश्किल चीज मुश्किल ही होती है। आप जब इसको मैं यकीन माने, जब मैं खुद भी पढ़ता होता था एमएससी में, मुझे ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता था, मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करके, कोशिश करके इसको समझने की कोशिश करता रहा और एट द एंड जो है वो मुझे समझ आ गई। तो आप भी जब 2, 4, 5 दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं अपना जो है वो सेल नंबर भी डाल देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी? इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना। मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ कि मैंने जो जिन परेशानियों से गुज़रा हुआ हूँ अपने एजुकेशनल पीरियड में, कोई और इस तरह की परेशानी से ना गुज़रे। हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी परेशानी की सूरत में आप मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ और आपकी जो क्यूरीज़ हैं, जो अभी आपको परेशानी होगी, मैं इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।